आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इनका नाम तो बहुत कॉमन है लेकिन सरनेम रियल है। ये जब इंडस्ट्री में आए थे तो लोगों ने कहा कि लुक्स में ये विनोद खन्ना को टक्कर देते हैं तो आवाज में अमिताभ बच्चन को। बनना था इन्हें डॉक्टर, लेकिन जब बायोलॉजी पीरियड में टेबल पर इन्होंने मरा हुआ मेंढक देखा तो वहीं पर डॉक्टर बनने के सपने चकनाचूर हो गए और ये बन गए एक्टर। और एक्टर बनने के बाद इन्होंने डॉक्टर किया, वकील किया, जज किया, पुलिस ऑफिसर किया, हर तरह के किरदार निभाए हैं। मैं बात कर रही हूं उस एक्टर की जो अपने जमाने के काफी हैंडसम एक्टर कहलाते थे और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिया एक बहुत ही शानदार एक्टर। जी हाँ, एक्टर सुरेश ओबरॉय की, जो विवेक ओबरॉय के पिता भी है। सुरेश ओबरॉय की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब सुरेश ओबरॉय के पिता मुस्लिम बनकर पाकिस्तान गए और पाकिस्तानियों को उन्हीं के स्टाइल में बेवकूफ बनाया। क्यों 4 साल तक सुरेश ओबरॉय काम नहीं कर पाए और अपने करियर के पीक पर फिल्में छोड़ दी थी, और कैसे एटीट्यूड ने करियर को किया बर्बाद। सुरेश ओबरॉय का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ। उनके पिता वहां पर एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पिता का रियल एस्टेट का बिजनेस था। सुरेश ओबरॉय के 4 भाई और 4 बहनें थी। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो सुरेश ओबरॉय के पिता ने इंडिया में रहना ही डिसाइड किया। यही कारण है कि सुरेश ओबरॉय के पिता उनके पूरे परिवार को लेकर हैदराबाद आ गए। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति बहुत खराब रही, क्योंकि पाकिस्तान का सब कुछ पाकिस्तान में रह गया था और इंडिया में नए सिरे से शुरुआत करनी थी। कई दिनों तक सुरेश ओबरॉय और उनके परिवार को भूखा रहना पड़ा। कई बार चीनी और रोटी खाकर ही पेट भरना पड़ता था। तब पिता ने एक बार तरकीब लगाई। जब परिवार भूखे पेट सो रहा था, जब परिवार बेहद गरीबी से गुजर रहा था, तब सुरेश ओबरॉय के पिता को एक डिसीजन लेना पड़ा। उन्होंने फिर से पाकिस्तान जाने की प्लानिंग की। लेकिन पाकिस्तान जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पार्टीशन के बाद इंडियंस का पाकिस्तान जाना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे में सुरेश ओबरॉय के पिता मुस्लिम बने। उन्होंने वैसे ही कपड़े पहने और फिर पाकिस्तान गए। पाकिस्तान जाकर उन्होंने उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसे बेचा, पैसा बनाया और वो पैसा लेकर वो फिर से हैदराबाद आ गए। और इसके बाद सुरेश ओबरॉय और उनके परिवार के दिन पलट गए। यहाँ पर आकर उनके पिता ने एक बड़ी सी कोठी खरीदी, एक गाड़ी खरीदी और हैदराबाद में मेडिकल शॉप चेन की शुरुआत की। जगह जगह उनकी मेडिकल की दुकानें। सुरेश ओबरॉय ने सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल से अपनी पढ़ाई की। वो एक अच्छे स्टूडेंट थे, एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, एक अच्छे स्विमर थे, साथ ही एक अच्छे परफॉर्मर भी थे। 7th स्टैंडर्ड में सुरेश ओबरॉय ने अपने स्कूल के एनुअल डे पर पहली बार एक्ट किया था। वो एक लड़की बने थे जो स्वेटर बुन रही थी और उनका पहला डायलॉग था इंडीड। बस इतना ही था और यहीं से उन्हें ये स्टेज का चस्का लग गया। इसके बाद क्या था, स्कूल में जब भी फंक्शंस होते थे सुरेश ओबरॉय उसका हिस्सा रहा करते थे। स्पोर्ट्स में भी वो अच्छा काम कर रहे थे। बड़े होकर जब उन्हें समझ आई तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर ही बनेंगे। हालांकि बायोलॉजी के पीरियड में जब फ्रॉग डिसेक्शन करने का टाइम आया तो उनसे वो हो ना पाया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे। सुरेश ओबरॉय अपने करियर का डिसीजन लेते, अपने घर में बड़ों से डिस्कस करते, लेकिन उससे पहले ही उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। सुरेश ओबरॉय के पिता की डेथ हो गई और उनके सिर से पिता का साया उठ गया। सुरेश ओबरॉय ने इसके बारे में बात करते हुए एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें और उनके बड़े भाई को छोड़कर पूरा परिवार वैष्णो देवी गया था। वैष्णो देवी से जब वो आए तो पिता मर चुके थे। पिता को वैष्णो देवी में ही हार्ट अटैक आया। सुरेश ओबरॉय उस वक्त 12th स्टैंडर्ड में थे। जिंदगी में आगे क्या करना है इसके बारे में उन्हें समझना था, सोचना था, लेकिन अब जिम्मेदारी कैसे उठानी है घर की, इसको सोचते हुए अपने करियर को डिसाइड करना था। यही वजह है कि ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ना डॉक्टरी की। सुरेश ओबरॉय ने सिर्फ कॉमर्स ली और अपने पिता की मेडिकल की दुकान पर बैठने लगे। लेकिन इसके साथ ही वो अपनी कला से जुड़े रहे। वो रेडियो शोज करते थे, वो प्लेस करते थे और एक्टिंग उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। इसी दौरान जब वो प्लेस वगैरह कर रहे थे तो उन्हें FTII के बारे में पता चला और उन्हें समझ आया कि अगर आपको एक्टिंग की दुनिया में जाना है तो ये एक स्कूल है जहां से आपको एक्टिंग सिखाई जाती है। सुरेश ओबरॉय ने FTII के लिए फॉर्म भर दिया। उनका FTII में सिलेक्शन भी हो गया। परिवार वाले नहीं चाहते थे कि सुरेश ओबरॉय एक्टिंग वगैरह के फील्ड में जाए। वो चाहते थे कि हैदराबाद में रहकर ही सुरेश ओबरॉय अपने पिता की दुकान संभाले और अपना घर बसाए। सुरेश ओबरॉय का फोकस एक्टिंग से हटाने के लिए घर वालों ने उनकी शादी भी करा दी। सुरेश ओबरॉय की वाइफ की अगर बात करें तो उनका नाम यशोधरा है।
यशोधरा एक पंजाबी है जो साउथ में बेस्ड थी और सुरेश ओबरॉय के साथ उनकी अरेंज मैरिज थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हैं, विवेक ओबरॉय, इसके अलावा एक बेटी मेघा भी है। जिस दिन सुरेश ओबरॉय की शादी हुई उसी दिन उन्हें एफटीआईआई जाना था। हालांकि उन्होंने एफटीआईआई में अर्जी दी, कहा मुझे 3 दिन की मोहलत और चाहिए और मैं फिर हाजिर होता हूँ। सुरेश ओबरॉय ने अपने घर पर कहा कि उन्होंने 3 महीने का डायरेक्शन का कोर्स लिया है और इसके लिए उन्हें पुणे जाना है। ये झूठ बोलकर सुरेश ओबरॉय अपनी शादी के 3 ही दिन बाद हनीमून पर जाने के बजाय एफटीआईआई चले गए 2 साल एक्टर की पढ़ाई करने के लिए। बाद में सुरेश ओबरॉय की पत्नी को जब पता चला कि सुरेश ओबरॉय झूठ बोलकर एक्टर बनने गए थे, तो पत्नी ने भी सुरेश ओबरॉय के इस प्रोफेशन को सपोर्ट किया और इस तरह से एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 2 सालों तक मेंटेन किया। लेकिन ये रिलेशन मेंटेन करना आसान नहीं था। जब भी लॉन्ग वीकेंड होता था, सुरेश ओबरॉय को हैदराबाद जाने की लगती थी और क्योंकि ट्रेन मिस ना हो जाए तो वो प्लेटफॉर्म पर ही सो जाया करते थे ताकि अगले दिन ट्रेन पकड़ ले। कुछ इस तरह से उन्होंने घर और अपनी पढ़ाई को बैलेंस किया। लेकिन एफटीआईआई के बाद अब सुरेश ओबरॉय पर 2 जिम्मेदारियां आ गई थी। एक तरफ तो अपना करियर, अब क्या करना है, पढ़ाई खत्म हो गई तो काम चाहिए, और दूसरी तरफ सुरेश ओबरॉय को तब तक विवेक ओबरॉय भी हो चुके थे, एक बच्चे के पिता वो बन चुके थे, तो घर परिवार की भी जिम्मेदारी है। अब दूर भागकर जिंदगी नहीं चलाई जा सकती है, अब परिवार को साथ रहना होगा, साथ आगे बढ़ना होगा। यही वो टाइम था जब सुरेश ओबरॉय ने डिसीजन लिया, वो मुंबई शिफ्ट हो गए अपने परिवार को लेकर। उन्होंने एक छोटा सा रेंटेड हाउस लिया और मुंबई में ही स्ट्रगल करने लगे। लेकिन उन्हें ज़्यादा समय स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि उन्हें रेडियो का एक्सपीरियंस था, प्लेस भी वो करते थे। यही कारण है कि मुंबई में उन्हें रेडियो शोज मिल गए। हफ्ते के 50 रुपए इन शोज से मिला करते थे, 10 रुपए उनके आने जाने में खर्च हो जाते थे और बाकी रुपयों से वो घर चलाया करते थे। कुछ इस तरह से मुंबई में उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन ये स्ट्रगल का समय कुछ ही समय का था क्योंकि सुरेश ओबरॉय के लुक्स को लेकर उन्हें जल्द ही मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने लगे। और इनिशियली तो उन्होंने छोटे मोटे एड्स किए, लेकिन बाद में चार मीनार सिगरेट करके एक ब्रांड आता था, उसने सुरेश ओबरॉय को साइन किया और यहाँ से वो एक पॉपुलर फेस बन गए। इसके बाद लाइफ बॉय और भी बड़े बड़े ब्रांड्स की लाइन ही लग गई। सुरेश ओबरॉय मॉडलिंग से अच्छा खासा कमा रहे थे, उनके मॉडलिंग के काम की भी तारीफ हो रही थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनकी आवाज की भी काफी चर्चा थी। यही कारण है कि सुरेश ओबरॉय को अक्सर फिल्मी लोग मिलने के लिए बुलाया करते थे। इसी दौरान एक बार सुरेश ओबरॉय को राज सिप्पी ने विनोद पांडे नाम के शख्स का जिक्र किया और कहा कि ये एक फिल्म बना रहा है, इससे जाकर मिलो, ये तुम्हें फिल्म में कास्ट कर सकता है। विनोद पांडे ने ही सुरेश ओबरॉय को पहला चांस दिया। ये फिल्म थी एक बार फिर। हालांकि ये फिल्म सुरेश ओबरॉय के लिए कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं चला। फिल्म के प्रमोशन तक का बजट नहीं था। सुरेश ओबरॉय इसी दौरान रेडियो शोज कर रहे थे और फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल्स कर रहे थे। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने सुरेश ओबरॉय को उनके करियर में गजब की मदद की। न सिर्फ सुरेश ओबरॉय को प्रकाश मेहरा ने रेडियो शो दिलाया मुकद्दर का सिकंदर, बल्कि उन्होंने सुरेश ओबरॉय को कई बड़ी फिल्मों में कास्ट भी किया, जिसमें से एक फिल्म है लावारिस। सुरेश ओबरॉय के लुक्स, उनकी पर्सनैलिटी वैसे तो लीड हीरो वाली थी, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी थी कि जितनी भी फिल्मों में एज अ लीड हीरो उन्हें साइन किया गया, या तो फिल्में वो बनी नहीं और अगर बनी तो वो फिल्में चली नहीं। ऐसे में एक एक्टर के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो सपोर्टिंग रोल्स करे, वो कैरेक्टर रोल्स करे। और सुरेश ओबरॉय बहुत ही यंग एज में अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में सपोर्टिंग रोल्स करने लगे। फिर चाहे उन्हें बार बार रिपीट मोड पर फिल्म वालों ने पुलिस ऑफिसर के रोल्स ही क्यों ना दिए हो या फिर किसी बाबू के रोल्स ही क्यों ना दिए हो, सुरेश ओबरॉय ने वो सारे रोल्स किए। सुरेश ओबरॉय के लुक्स और उनकी आवाज की जहां एक तरफ तारीफ होती थी, वहीं फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो आपके करियर को बनने से पहले ही बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हीं लोगों के तबके ने सुरेश ओबरॉय की एक्टिंग और उनकी वॉइस की कंपैरिजन अमिताभ बच्चन से करनी शुरू कर दी। ये तक कह दिया कि ये तो अमिताभ को कॉपी करता है। हालांकि सुरेश ओबरॉय क्योंकि एक अच्छे प्रिविलेज बैकग्राउंड से थे, तो फिल्म इंडस्ट्री की इन बातों के तले वो कभी दबे नहीं और बड़े दबंगाई से उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में इस तरह के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने एक टाइम पर यह भी कहा था कि अमिताभ क्या मैं तो अपनी खुद की एक्टिंग वापस ना करूं, इस तरह के वो जवाब दे दिया करते थे। और फिल्म इंडस्ट्री में सुरेश ओबरॉय के इस एटीट्यूड के चर्चे काफ़ी ज़्यादा थे। अक्सर जो लीड हीरो होता है या जो सक्सेसफुल स्टार होता है वो ऐसा एटीट्यूड दिखाता है। जो नया हीरो है या जो हीरो छोटे रोल्स कर रहा है फिल्म में, उसको इस तरह का एटीट्यूड शोभा नहीं देता। और फिल्म इंडस्ट्री वालों ने तो इस एटीट्यूड को बिल्कुल नहीं झेला। इस वजह से सुरेश ओबरॉय की फिल्मी सर्कल में एक तरह की नेगेटिव इमेज भी बन गई। हालांकि सुरेश ओबरॉय को इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो अपना काम करते रहे। फिल्म इंडस्ट्री वालों ने उन्हें जिस तरह के रोल्स दिए, उन सारे रोल्स पे वो खरे उतरे। सुरेश ओबरॉय की जिंदगी में उन्होंने 2 इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं कि इस तरह का इंसिडेंट अगर एक इंसान अपनी आंखों से देख ले तो उसका जीना ही मुश्किल हो जाता है। पहला इंसिडेंट तो वो जब 80s में एक बार वो अपने भाई के साथ ड्राइव करके हैदराबाद जा रहे थे और उनकी गाड़ी का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में सुरेश ओबरॉय के भाई की डेथ ही हो गई। सुरेश ओबरॉय की आंखों के सामने उनके भाई को उन्होंने मरते हुए देखा था। इस बात को वो सालों तक नहीं भूल पाए और इस इंसिडेंट ने उनके ऊपर इतना गहरा असर छोड़ा कि 4 साल तक उन्होंने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर लिया था। दूसरा ऐसा इंसिडेंट ये था कि सुरेश ओबरॉय ने अपने बेटे विवेक ओबरॉय को लॉन्च किया ही था। यशराज बैनर से वो लॉन्च हुए ही थे। विवेक ओबरॉय का कंपैरिजन बड़े-बड़े सुपरस्टार्स से हो गया था और विवेक ओबरॉय को फिल्म इंडस्ट्री का नेक्स्ट बिग स्टार कहा जा रहा था और तभी विवेक ओबरॉय और सलमान खान की कंट्रोवर्सी होती है। विवेक ओबरॉय सलमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विवेक ओबरॉय का बनता हुआ करियर पूरी तरह से बिगाड़ देती है। विवेक ओबरॉय का करियर जिस लेवल पर बिगड़ा है, वहां से एक पिता के लिए ये देख पाना बहुत मुश्किल है। समझा जा सकता है कि एक पिता ने किस टेंशन से इस समय को निकाला होगा कि बेटे का करियर इंडस्ट्री में बनने से पहले ही बिगड़ गया। सुरेश ओबरॉय ने बहुत ही स्ट्रांग होकर ये 2 सिचुएशंस अपनी ज़िंदगी की निकाली है और शायद ये सारी सिचुएशंस उनकी ज़िंदगी में हुई है। यही कारण है कि वो आज ह्यूमैनिटेरियन वर्क में बहुत बिलीव करते हैं। वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है। वो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे डोनेशंस वो करते हैं और बहुत सारे अच्छे और सोशल वर्क से वो जुड़े हुए हैं। सुरेश ओबरॉय फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता है, बेहद हैंडसम है। ये उस दौर में आए हैं जब हैंडसम मॉडल आए थे और वो एक्टर्स बने थे। फिर चाहे दीपक पराशर हो, आनंद बलराज हो या कंवलजीत ही क्यों ना हो, ये सभी वो एक्टर्स हैं जो बेहद हैंडसम है, अच्छी हाइट, अच्छी पर्सनैलिटी है, लीड हीरो बन सकते थे लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्टिंग स्टारकास्ट का हिस्सा ही बनकर रह गए। अपने करियर में सुरेश ओबरॉय कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहे हैं जिसमें नमक हलाल, शराबी, कूली, तेजाब, राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। इसके अलावा वो संदीप वांगा रेड्डी की कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। सुरेश ओबरॉय का एक गाना बहुत ही फेमस है, एतबार फिल्म का ये गाना है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। सुरेश ओबरॉय की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।